मैं धीरज श्रीवास्तव 64 वर्षीय अपने अनुभव के आधार पर सामान्य हेल्थ के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये छोटे या मध्यम स्तर के बच्चों के लिए या समस्त बच्चों के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। स्वास्थ्य को हम मुख्यतः दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला तो एक मानसिक स्वास्थ्य और दूसरा शारीरिक स्वास्थ्य, और वास्तव में ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अन्योन्याश्रित है। अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है तो शारीरिक ठीक रहेगा, और शारीरिक ठीक है तो मानसिक ठीक रहेगा। मतलब एक गड़बड़ हो और एक ठीक चले ऐसा संभव नहीं है, दोनों साइड बाय साइड साथ साथ चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं मानसिक स्वास्थ्य। तो मानसिक स्वास्थ्य के दो मुख्य पहलू हैं। एक तो हम बच्चों की या जवान लोगों की जो कैटेगरी क्या है, और मतलब उनकी आर्थिक सामाजिक एक स्थिति होती है और पारिवारिक व्यवहारिक व अन्य दूसरी स्थिति होती है। तो इसमें हम दोनों स्थितियों के अनुसार अलग अलग, मतलब एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल ऐसा कह सकते हैं। तो पहले हम ये लेते हैं कि जो इनकी बच्चों की पारिवारिक, व्यवहारिक और अन्य तीन स्थितियाँ, मतलब कुल तीन स्थितियाँ हैं। तो अन्य में तो हम लेंगे जैसे बड़े स्तर पे, सामाजिक स्तर पे या राष्ट्र के स्तर पे, पारिवारिक स्तर पे और व्यवहारिक स्तर का मतलब ये है कि जिसमें हमारे मित्र, पड़ोसी, दूर के रिश्तेदार, ये सब लोग आते हैं। अब पारिवारिक स्तर का जहाँ तक संबंध है, तो पारिवारिक स्तर को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसे दो गोलों में बांटा जा सकता है। जो इनर गोला, जैसे जहाँ पे आदमी अपने को केंद्र मान ले या बालक अपने को केंद्र मान ले, तो वो जो छोटा गोला है उसके अगल बगल वो उसका परिवार है, और जो बड़ा गोला है वो उसके परिवार के जो संबंधित लोग हैं वो लोग उसमें आते हैं। तो देखिए, परिवार में क्या क्या कौन कौन आएगा। परिवार में पहले स्तर पे माँ बाप, फिर दूसरे स्तर पे पत्नी, भाई, बहन, और तीसरे स्तर पे पुत्र, पुत्री, ये लोग आते हैं, जिनके प्रति किसी भी व्यक्ति की सामान्यतः प्राइमरी या पहले स्तर की जिम्मेदारी होती है। और दूसरे स्तर पे नंबर एक माता पिता के संबंधी, जैसे मौसी, मामा, चाचा, फूफा। पत्नी के संबंधी जैसे साले, सराज, साली, साड़ू, और भाभी या बहनोई वगैरह। तीसरे नंबर पे पुत्र पुत्री के रिश्तेदार, जैसे दामाद, बहू, भतीजे, भतीजी आदि आदि, भांजे वगैरह। अच्छा, अब प्रायोरिटी के अनुसार हमको जब कर्तव्य पालन करना होता है, तो वहाँ पर हमारे लिए जो 3-4 मुख्य बिंदु हैं, इनको हम क्रमशः प्रायोरिटी के हिसाब से लेते हैं। सबसे प्रमुख प्रायोरिटी न्याय को दी जाती है, इसके बाद दूसरी प्रायोरिटी आदर को दी जाती है, तीसरी प्रायोरिटी प्रेम को दी जाती है, और चौथी प्रायोरिटी स्नेह को दी जाती है। यद्यपि इनमें कोई बहुत अंतर नहीं है, लक्ष्य बराबर हैं, लेकिन फिर भी अगर चारों सामने मौजूद हैं तो हम फिर न्याय की संगतता रखते हुए क्रमशः आदर, प्रेम और स्नेह की बात करते हैं। न्याय के बारे में मुख्य चीज़ क्या है कि जो कर्तव्य पालन में भेदभाव न करना और न्याय संगत बातों, कार्यों आदि को महत्व देना, ये चीज़। इसके बाद आदर क्या है, वरिष्ठता के अनुसार जो हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, रिश्ते में, उम्र में, पद में, उनका आदर करना। प्रेम बराबर स्तर वालों पर उनसे हास विलास करना, उनको सलाह देना, उनसे सलाह लेना और प्रेम करना। और स्नेह अपने से छोटे जो उम्र के लोग हैं, पद में छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं, बच्चे हैं, उनके साथ प्रेम का बर्ताव करना, वो स्नेह का बर्ताव। अच्छा, अब दूसरी बात आती है, ये तो हुआ पारिवारिक। व्यवहारी मैंने जैसे पहले कहा कि जो परिवार का पहला घेरा है, उसके बाद जो दूसरा घेरा है वो व्यवहारी लोगों का आता है। पुराने ज़माने में एक कहा भी जाता था, व्यवहारियों की पंगत होती थी शादी वगैरह में, तो उसमें घरेलू लोगों को छोड़ करके जो बाकी लोगों को बुलाया जाता था, मोहल्ले से, रिश्तेदारी से,
पड़ोस से, मित्रों से उनको सबको व्यवहारी कहा जाता था। तो उस व्यवहारी के संदर्भ में हमारा ये कहना है कि इनके साथ सुख दुख में हमको शामिल होना चाहिए और शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक सहयोग करना चाहिए। तीसरा स्तर आता है जो इससे बड़ा गहरा है, वो है हमारे समाज का, जिसमें समाज, राष्ट्र और विश्व सब आते हैं। तो इसका विवरण, विशेष मतलब चर्चा हम आगे करेंगे। अब देखिए इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। कार्य स्तर में दो चीजें आती हैं, सामाजिक सहयोग और आर्थिक सहयोग। इसमें सहभागिता भी है, सहयोग भी है। तो अब सामाजिक सहयोग क्या आता है? सामाजिक सहयोग 3 स्तरों पर चलता है, जो हमने भी पहले 3 क्लासिफिकेशन किए, परिवार, व्यवहारिक और अन्य। तो इनमें हम तीनों के साथ प्रायोरिटी देते हुए क्रमशः शारीरिक सहयोग करते हैं, मनोवैज्ञानिक या मानसिक सहयोग करते हैं और मिलना, विचार विनिमय आदि का सहयोग करते हैं, तीनों स्तरों पर। अच्छा, आर्थिक सहयोग में क्या आता है? यहाँ पे भी उन्हीं 3 कैटेगरी में आर्थिक सहयोग करना, परिवार, व्यवहारिक और अन्य। तो परिवार का तो भरण पोषण हमारे मुख्य जिम्मेदारी है और व्यवहारिक स्तर पर और पारिवारिक स्तर विभिन्न अवसरों पर मदद करना, जैसे शादी है, मृत्यु है। और राष्ट्र के स्तर पर जब कोई आपदा आती है या कोई मूवमेंट होता है तो उसमें हमको, जैसे बाढ़ है, सूखा पड़ा या अन्य कोई बड़ा मूवमेंट आया जिसमें राष्ट्रीय जनचेतना को सपोर्ट करने की या विरोध करने की बात होती, तो वो चीज़। अच्छा, उक्त स्ट्रक्चर में शारीरिक, मानसिक, न्यायिक, आर्थिक सहयोग करने पर हमारा मानसिक स्वास्थ्य संतुलित रहता है। जिस बात को हमने कहा कि मानसिक संतुलन या मानसिक स्वास्थ्य हमारा इन्हीं चीज़ों पर निर्भर करता है कि हम अपने न्यायिक और आर्थिक स्थितियों को संतुलित करके चलें। अब इसमें देखिए मुख्य चीज़ें नोट करने वाली क्या हैं कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आर्थिक हम मदद किसी की तब कर सकते हैं जब हम कम खर्च में अपना काम चलाना सीखें। और दूसरी बात ये है कि हम दूसरों के बारे में जानकारी, समाज के बारे में कैसे मिलेगी या व्यवहारियों के बारे में, जब उनके घर, परिवार, समाज, राष्ट्र के संपर्क में रहना होगा, मिलना होगा, हालचाल जानना, खबरें अखबार से, टीवी से, रेडियो से, मोबाइल से, मीडिया से, विभिन्न स्तरों पे। और इसके साथ साथ हमको हर स्तर पर अपने सुरक्षा का आकलन करते रहना चाहिए, तदनुसार हम प्रयास कर सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से बात हुई हमारे मानसिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। अब इसी से जो जुड़ा हुआ स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य का पहलू है, इस पे हम अलग से चर्चा करते हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि दैनिक कार्य या दैनिक रूटीन, साफ सफाई, व्यायाम आदि ये सब आते हैं। इसके अलावा मुख्य रूप से स्नान या शरीर की सफाई, फिर इसके बाद व्यायाम, इसके बाद फिर नाश्ता, भोजन वगैरह, भजन वगैरह। फिर तीसरे स्तर पे बात आती है, अगर हम कहीं पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं कार्यरत हैं, सेवारत हैं, तो आवागमन हेतु हमको अपने साधनों का व्यवस्था करनी चाहिए और उनका संरक्षण करना चाहिए। चौथी बात जो आती है मुख्य रूप से एक परिवार में रहते हुए कि मार्केटिंग, बाजार का काम भी जो व्यक्ति घर से बाहर निकलता है ज़्यादातर उसी के ज़िम्मे रहता है और उसको इसमें अपनी समझदारी, होशियारी और जानकारी का उपयोग करना चाहिए। जैसे मुख्य रूप से बाजार में, मार्केटिंग में हमारे लिए अन्न, सब्जी, फल, वस्त्र, दवाएं, अमूमन चीज़ें आती हैं। पुनः देखिए, साफ सफाई के हेड को हम लें तो इसमें पॉटी जाना, मंजन, स्नान, व्यायाम, ये सब आते हैं। अब इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि सुबह उठते ही पहले आदमी यूरिनल जाए, इसके बाद मुँह हाथ धो के आए, फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से जैसे उसके शरीर की रिक्वायरमेंट है तो शीतल जल या सामान्य सादे जल का प्रयोग करना, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जिसकी जैसी स्थिति है और जो जितना उसको
ले सकता है, जिसको हम ऊषा पान अपने यहाँ कहा गया है। तो ये ऊषा पान की व्यवस्था करना। ऊषा पान की व्यवस्था करने से क्या होता है कि आपका प्रेशर बिल्कुल सामान्य स्थिति से बन जाता है और आप सुबह सुबह पेट आपका बिल्कुल खाली हो जाता है। फिर इसके बाद दूसरी चीज़ आती है दातून वगैरह करना, मंजन करना। तो जो लोग कहीं ग्रामीण परंपरा से जुड़े हैं वो लोग तो विभिन्न प्रकार की दातूनों का प्रयोग करते हैं, और शहरी व्यवस्था में प्रायः हम लोग टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग करते हैं। कई बार उसको उंगली से करते हैं और कभी कभी ब्रश से भी करते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ख़ास ज़रूरी चीज़ है कि मसूड़ों का उंगली से रगड़ा जाना इसलिए ज़रूरी है कि मसूड़ों की मालिश हो जाती है, और उस मालिश के लिए हमको नमक, फिटकरी, हल्दी, इन सब चीज़ों को तेल के साथ मिला के उंगली से जब मसूड़े पर रगड़ते हैं तो वो मसूड़े उससे ताकतवर बनते हैं। और अंत में जीभी करना इसलिए आवश्यक है कि शरीर में जो रात भर की गंदगी जीभ में आ जाती है वो निकल के बाहर चली जाए। अच्छा, इसके बाद फिर घर की सफाई का नंबर आता है। घर में अगर आपको कुछ भी व्यवस्थित करना है, बिस्तर वगैरह, झाड़ू लगाना है, पानी भरना है, या जो भी काम जैसा आपकी उम्र के अनुसार और ज़रूरत के हिसाब से आपके ज़िम्मे आता है या आप उसको स्वयं ले लेते हैं, वो एक ज़रूरी काम है। और इसके बाद फिर अपने शरीर का स्नान और मालिश की बात आती है। तो मालिश एक ऐसी चीज़ है जिससे सुबह सुबह, अगर गर्मी के दिन है तो आप सूखी मालिश कर सकते हैं अपने हाथ से शरीर में रगड़ करके, और अगर जाड़े के दिन है तो आप थोड़ा सा तेल ले करके शरीर में अपने मालिश कर सकते हैं। तो इससे ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाता है, शरीर के रोम क्षेत्र भी खुल जाते हैं, और फिर इसके बाद नहाने से आपको नहाने का भरपूर आनंद मिलता है। स्नान के पहले, स्नान करने के बाद हमको अच्छे से शरीर को रगड़ना चाहिए, और स्नान के लिए साबुन या उपटन का प्रयोग करने से शरीर की सफाई बढ़िया हो जाती है। इसके बाद शरीर को रगड़ के पोंछना चाहिए, बालों को खास तौर से पोंछना चाहिए, और पूरे शरीर को 2 बार पोंछ लेना चाहिए, जिससे ये है कि पानी पूरा शरीर का सूख जाए। फिर हमको जहाँ बालों में तेल लगाना है या हाथ पैर में अगर फिर कुछ छिड़कने की ज़रूरत है, क्रीम लगाना, मुँह में क्रीम लगाना आदि कर सकते हैं। अपने कपड़े स्वयं धोना, फैलाना, ये एक बहुत अच्छी आदत है, जिसमें आपके कपड़ों की सफाई का स्तर आपके मनोनुकूल हो सकता है। दूसरे के ऊपर आप निर्भर करेंगे तो फिर उसका अपना तरीका हो सकता है। फिर इसके बाद व्यायाम करना, या योगासन करना, या एक्सरसाइज करना, या घूमना, जॉगिंग करना, जो भी आपकी प्रकृति के अनुकूल और आपकी रुचि के अनुकूल हो, एक निश्चित सीमा तक इसको रोज करना अपने स्वास्थ्य प्रतिरोधक तंत्र को विकसित करने के लिए और बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद पूजन, अगर आपकी रुचि है, आप आस्तिक हैं, तो आप अपने रुचि के अनुसार अपने देवता का, जिसको आप मानते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। जैसा समय आपके पास हो, अपनी दैनिक क्रिया के अनुरूप उतना समय आप इसमें लगा सकते हैं। इसके बाद आता है नाश्ता या भोजन। तो अगर आपको जल्दी निकलना है तब तो आपके लिए भोजन ही उपयुक्त है। थोड़ा सा भोजन जितना आप उस समय कर सकें आसानी से करके, और फिर आपने आगे जाने की तैयारी, पढ़ने जाना है या ऑफिस जाना है, कार्यालय जाना है या प्रोफेशन जो भी। और अगर आपके पास ऐसा कोई काम नहीं है, आप दोपहर में आसानी से निकल सकते हैं 1-2 बजे के बाद, तो फिर इस समय आपका नाश्ते का समय। आप अपना 8, साढ़े 8, 9 बजे, जब भी आपका सब बाकी पहले के कार्यक्रम संपन्न हो जाए, तो आप अपना नाश्ता कर सकते हैं। नाश्ते में थोड़ा फल है, जूस है, या इस तरह की चीज़ें, ड्राई फ्रूट है, जो भी आप मैनेज कर सकें और व्यवस्थित कर सकें, उनको आप कर सकते हैं। ये ज़रूर है कि जो इस तरह की चीज़ें होती हैं नाश्ते वाली, वो सीजनल हों और लोकल, बाहर वाली या आउट ऑफ सीजन वाली नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद आपका अगर अखबार पढ़ने का है तो हमने कुछ खबरें उससे ले लेना, अपने समाज की, अपने शहर की, अपने मोहल्ले की, और कार्यस्थल पर जाने के लिए अपने तैयार करना। इसके बाद अगला कार्यक्रम जो आता है वो आप कार्यस्थल जाने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं। तो अगर आप आधा 1 किलोमीटर के अंदर ही कहीं जाना है आपको, तो आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप पैदल ही जाएं। तो वो एक आपकी सुविधाजनक एक्सरसाइज पुनः हो जाएगी जाड़ा गर्मी के हिसाब से। और अगर आपका कार्यालय थोड़ा सा दूर है तो फिर साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं, और अधिक दूर है तो फिर मोटरसाइकिल या ज़रूरत के हिसाब से कार, जैसा आपकी क्षमता हो, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। मार्केटिंग आपको आते जाते क्या, मतलब वास्तव में लौटते समय ही
करने का अपना विधान रखना चाहिए। अब इसमें बहुत विस्तार तो नहीं, लेकिन कम शब्दों में कह सकता हूँ कि अन्न में जैसे गेहूँ, चना, जौ, रागी और दलिया, इन सब का इस्तेमाल। दाल में जैसे मूंग है, चना है, अरहर है। मूंग बहुत फायदेमंद दाल है और बहुत पाचक है। सब्जियों में जो सीजन की हरी और पत्तेदार सब्जियां आती हैं वो सबसे ज़्यादा लाभदायक हैं। इसके अलावा अन्य सब्जियां जो हरी आ रही हैं, और सलाद में अपने लिए समय के अनुसार, फसल के अनुसार खीरा, गाजर, चुकंदर, अदरक, लहसुन, प्याज, नींबू, मिर्च आदि का प्रयोग करते हैं। फलों में भी वही चीज़ आती है जो सीजनल और लोकल फल है, वो हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है, जैसे आम, अमरूद, केला वगैरह। ड्राई फ्रूट में किशमिश, अखरोट, बादाम, अंजीर, यथाशक्ति जैसी आपकी आर्थिक स्थिति है उस हिसाब से इनका भी रेगुलर सेवन हम कर सकते हैं नाश्ते के दरमियान, चाहे दोपहर का नाश्ता हो, चाहे शाम का हो, चाहे सुबह का नाश्ता। अच्छा, वस्त्रों में यथासंभव सूती कपड़े हमारे लिए सबसे अच्छे रहते हैं, जो हल्के भी होते हैं, और सूती में जो सॉफ्ट कलर हैं वो उत्तम रहते हैं। घर में ढीले कपड़े पहनने या रात में सोते समय ढीले कपड़े पहनने से हमारे शरीर को पूरी ऑक्सीजन या हवा मिलती है। बहुत से लोग फुल पैंट और जीन्स पहन के सो जाते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। दवा के संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा, सामान्य तौर पर हर बीमारी तो हर व्यक्ति के पास आती है कभी न कभी, तो यथासंभव तो पहले घरेलू जो हमारे मसाले हैं घर के, उनसे कोई दवा अगर हमको मालूम है या जानकारी मिलती है या कहीं किसी किताब से जानकारी मिलती है, तो जो किसी लोग के स्टार्टिंग में सामान्यतः हम घरेलू साधनों का प्रयोग करके ही उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। और अगर इससे न ठीक हो तो फिर क्रमशः आयुर्वेद या होम्योपैथ में जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर नियंत्रण नहीं होता है तो हमको एलोपैथ में या इमरजेंसी चीज़ों के लिए आपातकालीन परिस्थितियों में हमको एलोपैथी या सर्जरी का ही सहारा लेना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि हर व्यक्ति का शरीर खुद में एक डॉक्टर है। आप थोड़ा अगर धैर्य रखें सामान्य बीमारियों में, तो तमाम रोगों को आपका शरीर ही धीमे धीमे ठीक कर देता है। लेकिन कठिन, गंभीर, जटिल बीमारियों के लिए आपके लिए चिकित्सक की सेवाएं लेना, परामर्श लेना आवश्यक है। और उन सेवाओं के साथ साथ जो परहेज बताए जाते हैं वो उस दवा से भी ज़्यादा उपयोगी होते हैं, ज़रूरी होते हैं। अन्य में जैसे हमें कह सकते हैं कि हमको रात में खुले कमरे में सोना चाहिए या कम से कम बाहर की हवा कमरे में आनी चाहिए। एसी का प्रयोग हमको न्यूनतम करना चाहिए। इसी तरह से जो एयर ब्लोवर होते हैं ठंडक में गर्म हवा देने के लिए, या हीटर, इनका प्रयोग भी कम से कम या ना करें तो बेहतर है। दूसरा ये है कि हमेशा बिस्तर को और तौलिया को स्वच्छ रखना चाहिए। दूध और दही का नियमित सेवन करना चाहिए। दूध का सेवन करने के लिए दही का सेवन करने के लिए प्रातःकाल का समय, और दूध का सेवन करने के लिए रात्रि का समय अच्छा होता है। और दोपहर में वास्तव में भोजन करने के बाद हमको मट्ठे का सेवन हमारे लिए बहुत उपयोगी रहता है। दाढ़ी और बाल हमको समय समय पर बनाते रहना चाहिए, जिससे हमारा शरीर के साथ साथ चेहरा भी प्रसन्न और अपडेट दिखाई पड़े। मोबाइल का प्रयोग प्रायः ज़रूरत पड़ने पर ही करना चाहिए या विभिन्न सूचनाओं के आदान प्रदान में, लेकिन फालतू बात करने के लिए इसका प्रयोग कम से कम करना चाहिए। सोने में तकिया का प्रयोग यथासंभव न करें तो बेहतर है। तकिया कई बार तरह तरह की बीमारियों को जन्म देता है, और हम अपने बात करने में, अपने काम के समय में और अपने धन में अगर मितव्ययिता का प्रयोग करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि यहीं से जो हम अर्जन करते हैं, स्टॉक करते हैं, वही हमारा सहायता के मदों में काम आता है। इसके अलावा घर में आप अपनी कोई एक आध हॉबी या शौक भी कर सकते हैं। जैसे कोई खेल खेलने का शौक है, उसका आपके पास समय अगर आउटडोर है तो किसी क्लब वगैरह में ज्वाइन करके, इंडोर है तो अपने घर में अपने परिवारजनों के साथ, पड़ोसियों के साथ। और एक और बड़ा अच्छा शौक है गार्डनिंग का, जिसको कि करने से हमारा तन, मन और धन तीनों स्वस्थ रहते हैं। तो ये मैं अब आज की बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और इन्हीं जो चीज़ों को हमने शॉर्ट में बताया है, आगे इसका विवरण देने के लिए या इसको विस्तार में कहने के लिए मैं अपना एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, जो आप लोगों को अलग से प्रेषित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।